40 साल से जिस परियोजना के पूरा होने का इंतजार था वो सपना आज साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज पलामू पहुंचने वाले हैं और यहां वे मंडल डैम की आधारशिला रखेंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री झारखंड को कई और योजनाओं की सौगात देंगे। पलामू आ रहे हैं पीएम, योजनाओं की देंगे सौगात, पूरा करेंगे सालों पुराना सपना। 46 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1972 से रुके मंडल डैम का शिलान्यास करेंगे। केंद्र और झारखंड सरकार के आपसी तालमेल से बिहार झारखंड के लाखों लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। इस डैम से क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान होगा। मंडल डैम के निर्माण पर 2500 करोड़ की लागत आएगी। पलामू और गढ़वा के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। डैम से बिजली और पेयजल के संकट से मुक्ति मिलेगी। मंडल डैम से 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। गढ़वा लटेहार को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पलामू में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पलामू में मंडल डैम का शिलान्यास करने के अलावा प्रधानमंत्री झारखंड को कई और योजनाओं की सौगात देंगे। सुजलाम सुफलाम योजना को पीएम लॉन्च करेंगे। 5000 तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार होगा। सोन से सिंचाई और पेयजल योजना का शिलान्यास। सोन नदी योजना पर 1138 करोड़ की लागत। पलामू और गढ़वा जिले के लोगों को होगा फायदा। इस योजना में अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछेगी। झारखंड में सुकन्या योजना को लॉन्च करेंगे पीएम। सोन नदी से पाइपलाइन से पानी लाकर जलाशय और जलापूर्ति की गढ़वा और पलामू की जनता को मिले, इसकी भी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होगी, जो 1138 करोड़ रुपए का ये योजना है। प्रधानमंत्री चुनावी साल में पहली बार पलामू आ रहे हैं। विरोधी पलामू में मंडल डैम के शिलान्यास का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी किचकी के पास धरना पर बैठ गए। इनका कहना है कि मंडल डैम से झारखंड को नहीं, बिहार को ज्यादा फायदा होगा। एक बूंद पानी नहीं मिले और सारा पानी दूसरों को दे दे, हजारों घर हमारे विस्थापित हों, पानी हमारा यहाँ स्टोर हो, हम यहाँ से जमीन हमारी लाखों एकड़ डूबे और पानी यहाँ न मिले, हम अकाल और सुखाड़ में लगे रहें, ऐसा हम नहीं होने देंगे। मिशन 19 को साधने के लिए तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से सियासत को साधने में जुटी हैं। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 2019 नहीं होना है। ऐसे में विरोधी पीएम के पलामू दौरे को भी सियासी चश्मे से देख रहे हैं। तो सूबे के मुखिया का साफ तौर पर मानना है कि बीजेपी विकास की राजनीति करती है और जब किसान और जनता को फायदा होगा तो बीजेपी को भी फायदा होगा। पलामू से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री डैम की सौगात के साथ झारखंड की बेटियों को भी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री झारखंड सरकार की सुकन्या योजना पलामू की धरती से लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सुकन्या योजना को लॉन्च करेंगे। इस योजना को 3 जनवरी को रघुवर कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। अब झारखंड में जन्म से लेकर शादी तक सरकार बेटियों की देखभाल करेगी, उनकी हर जरूरतों को पूरा करेगी। सरकार की इस योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोगों ने सरकार की इस योजना का स्वागत किया है। बहुत अच्छा रहेगा ये, क्योंकि लाभ मिलेगा ना, इससे फायदा होगा, बच्चा अच्छा से पढ़ सकेगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो शुरू में इस योजना की राशि अभिभावक के अकाउंट में जाएगी, बाद में सरकार बच्ची के अकाउंट में राशि जमा कराएगी। इस योजना से उन गरीब परिवारों की बेटियों को फायदा होगा जो पैसों के अभाव में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती थीं। जन्म से 5000 के 6 इंस्टॉलमेंट्स हैं। जन्म से 2 वर्ष तक 5000, क्लास 1 में एनरोलमेंट 5000, क्लास 5 पास 5000, क्लास 8 पास 5000, क्लास 10th पास 5000, क्लास 12th पास 5000। उसके बाद अगर उसकी शादी नहीं होती है तो 18 से 20 इयर्स के एज में हम लोग उसको 10,000 रुपीज देंगे। इस योजना के लिए राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ की राशि का प्रावधान करेगी। सुकन्या योजना से झारखंड के करीब 37 लाख परिवारों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री
सुकन्या योजना को लॉन्च किया जा रहा है। इसमें जन्म के समय से ही बच्ची को लाभ मिलता रहेगा। इस कारण से लोग इस योजना की प्रशंसा कर रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। चलिए सीधे अजय लाल से जुड़ते हैं। अजय, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जायजा लिया था कार्यक्रम स्थल का, क्या तैयारियां हैं, लोगों में कितना उत्साह है और कितनी संख्या में लोग जुटने वाले हैं? देखिए विवेक, पूरा पलामू मैं कल से देख रहा था, जब मैं रांची से यहाँ से कवरेज के लिए आया, पूरा पलामू रात भर जागता रहा और मुख्यमंत्री खुद कल रात में इस पंडाल में आए थे और पूरे कार्यक्रम की जानकारी ली, कहाँ क्या कुछ होने वाला है, मीडिया की गैलरी कहाँ है, मीडिया को कोई परेशानी ना हो, आम लोग जहाँ कहाँ बैठेंगे, वीआईपी कहाँ बैठेंगे, सांसद विधायक कहाँ बैठेंगे। और सीधे विवेक मैं अपने पीछे वो दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि कार्यक्रम जो तय है उसके अनुसार लगभग 10:50 बजे नरेंद्र मोदी इसी मंच पर आ जाएंगे। उसके बाद आप मंडल डैम का शिलान्यास करेंगे। पूरी तस्वीर मंच के पीछे का, जहां पर ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन होना है, लोगों में खासा उत्साह है। और जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस जगह पर ये कार्यक्रम का स्थल है, वहां पर जो लोगों के बैठने की तैयारी विवेक पूरी तरह से, जो आप टेंट में दिखाने की कोशिश करूं अपने कैमरा पर्सन संजय सिंह के माध्यम से, ये बेल्जियम टेंट बनाया गया है ताकि यहाँ पर बारिश यदि होती है उसका कोई असर नहीं होगा, यदि कड़ी धूप होती है उसका असर नहीं होगा और ठंड का भी कोई असर नहीं होगा। ये हाईटेक टेक्नोलॉजी के तहत ये पूरा का पूरा पंडाल बनाया गया। और देखेंगे यहाँ पर मुझे लगता है कि जो क्षमता दी गई कम से कम 80 से 90 हजार लोग चेयर पर बैठ पाएंगे। और उसके अलावा काफी स्पेस दिया गया है कि यदि लोगों को सीटें नहीं मिलती है तो वो बाहर होकर भी पूरे कार्यक्रम को लाइव दिखाने की कोशिश की गई यहाँ पे, ताकि यदि मंच के आसपास जो लोग नहीं है वो भी प्रधानमंत्री की स्पीच को लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। तो पूरी तैयारी है। और इस बीच हमारे साथ यहाँ का स्थानीय संवाददाता नीलकमल है विवेक, उनसे मैं फीडबैक लेने की कोशिश करता हूँ कि नीलकमल, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ कि जो मंडल डैम की स्थिति थी और अब कितना इंतजार था और क्या फायदा सीधे सीधे होने वाला है यहाँ के लोगों को। जी अजय जी, आपको बता दूं कि ये बिल्कुल काफ़ी सालों से यहाँ के लोगों को इंतजार था, चूँकि ये मुद्दा बना हुआ था, राजनीति मुद्दा कहिए या फिर स्थानीय मुद्दा, जो सिंचाई योजना को लेकर के थी। और ये एक बड़ी सिंचाई योजना है। हालांकि एक बात सामने आ रही है कि फिलहाल जब ये मंडल डैम, फायदा क्या होगा सीधे बताइए। फायदा 75% है जो पूरी तरह से बिहार को फायदा मिलेगा। इसकी नाराजगी भी यहाँ के लोगों में है। ये तो खैर संयुक्त बिहार की योजना थी, तो जाहिर सी बात है उस समय झारखंड तो 2000 का, लेकिन संयुक्त बिहार की। और विवेक में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारे पंडाल के पीछे का जो मंच है वहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हेलीकॉप्टर से आएंगे। और हेलीपैड से मंच पर आने में मुझे लगता है 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। बिल्कुल आस-पास बना गया है, पूरी तैयारी है। 12 आईपीएस की तैनाती की गई है और 50 से ज्यादा डीएसपी हैं, 950 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, आरआरबी, सीआरपीएफ, जैप के जवान, तमाम लोगों की तैनाती की गई ताकि कहीं कोई चूक ना हो कार्यक्रम। अजय, आपने कहा कि नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री आएंगे हेलीकॉप्टर से, लेकिन मंच पर जो तस्वीरें हम दिख रही हैं और वो झारखंड में आयोजन है, इसलिए रघुवर दास की फोटो लगी है और बिहार के मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगी, क्योंकि जब संयुक्त बिहार का ये मॉडल था और आज जाकर वो सपना साकार हो रहा है, तो ऐसे में नीतीश कुमार कहां उपेक्षित रह गए? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। मंच की तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो है ही, चूंकि प्रधानमंत्री वो मुख्य अतिथि हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास की तस्वीर है। नीलकमल, नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, ये तय है लगभग? जी अभी तक वो पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए वो कहना अब तक सूचना कि नीतीश कुमार भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल, चूंकि वो गया में पीएम मोदी लैंड करेंगे, वहां से चॉपर के माध्यम से आना है, तो कयास लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में। आधिकारिक सूचना जिला को क्या मिला है? अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है। विवेक, तो हमारे स्थानीय संवाददाता नीलकमल बता रहे थे कि आधिकारिक जो सूचना आती है जिला को कि नीतीश कुमार भी आ सकते हैं, ये संभवतः इसमें देखना होगा कि क्या आ सकते हैं या नहीं आ सकते। लेकिन जो सूचना है, जो मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई ऑफ द रिकॉर्ड आप कह सकते हैं, तो नीतीश कुमार के भी आने की संभावना है।
आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं पूरे क्षेत्र में नीतीश कुमार की कोई तस्वीर नहीं लगाई गई है। हालांकि 1930 यानी कि संयुक्त बिहार के जमाने का ये पूरा का पूरा मॉडल था और बिहार सरकार ने भी काफी पैसा लगाया इस डैम के निर्माण में और अब तो झारखंड सरकार और केंद्र तीन राज्यों का पैसा लगेगा। तो मुझे लगता है कि बिहार को भी फायदा होगा। लगभग 1,90,000 हेक्टेयर भूमि जो कि सिंचित है वो बिहार के हिस्से में आएगा और 90,000 के आसपास झारखंड के हिस्से में आएगा। तो ये थोड़ी सी बात है जिसे लेकर यहाँ के स्थानीय कुछ नेता नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ के लोगों में खुशी विवेक कि करीब 47-48 साल पुराना ये डैम था जिसका कि काफी निर्माण हो चुका था, काफी पैसे भी खर्च हो गए थे। लेकिन 1980 में वन संरक्षण अधिनियम कानून आया था, आपको जानकारी होगी। उसके बाद से 55 से ज्यादा ऐसी अड़चनें आ गई विवेक कि मंडल डैम के निर्माण का कार्य संभव नहीं हो पा रहा था और बिहार और झारखंड के तमाम सांसदों ने लगभग 100 से ज्यादा पत्र लिखा पीएमओ को कि आप मंडल डैम का जीर्णोद्धार करें। 1980 का जो वन संरक्षण अधिनियम कानून में जो अड़चनें हैं उसे दूर करें। जैसा कि मैंने कहा कि 55 से ज्यादा अड़चनों को दूर करने के बाद पीएमओ ने सीधे हस्तक्षेप किया और आज वो दिन आया कि एक बार फिर से इसका शिलान्यास हो रहा। विवेक, एक और भी सवाल अजय लाल ये है कि उन बेटियों में भी, झारखंड की उन बेटियों में काफी खुशी होगी क्योंकि अगर आज प्रधानमंत्री जब कई सौगात देंगे तो झारखंड की बेटियों के लिए भी सौगात होगी। सुकन्या योजना की शुरुआत होगी, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की, यानी कि एक पहले से सुकन्या योजना चली आ रही है लेकिन उसमें एक और ब्रांच दिया गया है जिसके माध्यम से डबल फायदा बेटियों को होगा। बिल्कुल विवेक, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना इसे नाम दिया गया और कल ही 2 दिन पहले ही रघुवर सरकार ने कैबिनेट पे इसे पास किया। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि कोई महिला मां बनती है और बेटी को जन्म देती है तो उसके जन्म के तुरंत बाद से उसके अकाउंट में यानी कि अकाउंट भी खोला जाएगा और 5,000 रुपया, यदि अकाउंट बच्ची का नहीं खुलता तो उसकी माँ के खाते में 5,000 रुपया चला जाएगा। और फिर जैसे ही बच्ची नर्सरी में पढ़ने जाती है यानी कि 3 साल के बाद अमूमन जो माना जाता है विवेक कि कोई भी यदि बच्चा जन्म लेता है तो 3 साल के बाद उसके स्कूल में दाखिले मिल जाते हैं। तो 3 साल के बाद जैसे ही बच्ची का दाखिला स्कूल में होगा उसके अकाउंट में 5,000 और रुपया चला जाएगा यानी कि 5-5 10,000 रुपया। और फिर जैसे वो बच्ची 5वीं क्लास में जाएगी वो राशि बढ़ती जाएगी और बैंक में एफडी के माध्यम से वो पूरा का पूरा धन रहेगा। जब बेटी विवाह के लायक हो जाएगी या फिर उच्च शिक्षा के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सरकार एक मुश्त ये पैसा दे देगी। यानी कि किसी भी अभिभावक के माथे पर आप कह सकते हैं कि बोझ नहीं पड़ेगा कि उसके घर में बेटी ने जन्म लिया है, जो अमूमन देखा जाता है गांव देहात में कि बेटियों के जन्म पर थोड़ी लोगों में अफसोस। बिल्कुल अजय, और कम से कम बिल्कुल सही जानकारी अजय लाल की तरफ से मिल पा रही है और 3.5 घंटे का इंतजार कीजिए। अजय लाल हमारे साथ फिर होंगे, उनसे अपडेट हम लेते रहेंगे, पल पल की अपडेट, और इसके साथ ही कि प्रधानमंत्री आएंगे क्या कुछ कहेंगे। हो सकता है कि कुछ खबर है धनबाद से, जहां एक कलयुगी बेटे ने पिता से विवाद को लेकर उनकी हत्या कर दी। तो ये हो गई कि जब पिता की हत्या करने जा रहे बेटे को उसकी पत्नी ने लोहे का रॉड ला कर दिया। मामला बरमसिया फाटक के पास की है, जहां पिता से पारिवारिक विवाद में बेटे अवधेश यादव ने लोहे के रॉड से पीट कर पिता रामविलास यादव की हत्या कर दी। वारदात के दौरान ही पिता ने मौके पर दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। वारदात के बाद से आरोपी बेटा और उसकी पत्नी फरार है। इधर पारा शिक्षकों की मांग पर सहमति बनाने के लिए गठित सरकार की हाई पावर कमेटी की बैठक फिर बेनतीजा रही। मानदेय और वेतनमान की लड़ाई के बीच एक बार फिर सरकार और पारा शिक्षकों के बीच कोई सहमति नहीं बनी, यानी कि हड़ताल जारी और छात्रों की शिक्षा व्यवस्था ठप। सोलह नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल, लगभग 1.5 महीनों से राज्य की शिक्षा व्यवस्था ठप। और इसके जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ कौन कर रहा है, पारा शिक्षक या सरकार? सरकार के साथ पारा शिक्षकों की मीटिंग होती है, राज्य के मुखिया तक इनसे काम पर लौटने की अपील करते हैं, पर व्यवस्था वहीं की वहीं। कई मुद्दों पर पारा शिक्षकों की मांग पर सरकार की सहमति भी है, पर मानदेय और वेतनमान की यह लड़ाई कई भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रही है। और फिर सवाल वही, नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कौन है? जो भी बात हुई अभी तो उस दिन से भी थोड़ा सा आगे बढ़े गए हैं। 25% या तो फिर जो बढ़ाए, दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग करेंगे। सारी बातें हो जाती है। ये हड़ताल तोड़ने की बात कह के भी आते हैं, फिर कहते हैं कि अब हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं। अभी हमने फ़ोन में बात किया तो कहे नहीं, हड़ताल तोड़ने के बाद हम बुलाए, हड़ताल में रहते तो हम नहीं बुलाए हैं। तो अब इनको कहाँ से न्यूज आता है, कौन इनको अलग अलग सूचना देता है,
तो हमारे समझ की बात नहीं है। मतलब सरकार कितना आगे बढ़ने के लिए तैयार है? सरकार बच्चों के भविष्य को देखने के लिए तैयार है। इधर शिक्षा मंत्री से मिलकर मीटिंग से बाहर निकलने वाले पारा शिक्षकों की पुरानी दलील कायम है। सरकार की मानदेय बढ़ाने की अपील को ठुकराते हुए पारा शिक्षक अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। यानी जब तक सरकार वेतनमान के लिए नहीं मान जाती, इनका हलकान जारी रहेगा। और वेतनमान और अस्थायीकरण के लिए नियमावली बनने तक हम लोगों ने पैप प्रपोजल अमाउंट मिनिमम 15,000, उसके ऊपर 20,000 जो स्लैब वाइज है वो डिमांड किया है। इन्होंने माननीय मंत्री ने इन सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने की बात कही है। हम लोग स्वयं भी अपने स्तर से, सांगठनिक स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। तत्काल आंदोलन जारी है। हक, हलकान और हुक्मरान के बीच शिक्षा की लौ अब जल नहीं रही बल्कि टिमटिमा रही है। समय रहते अगर इनका समाधान नहीं हुआ तो राज्य के भविष्य कल इस पीढ़ी से सवाल करेंगे और जवाब में शायद अगर कुछ कहने को होगा तो वो ये कि जिद की लड़ाई में जिद ही हारा और जिद की ही जीत हुई। रांची से न्यूज़ 18 के लिए राजेश और उपेंद्र की रिपोर्ट। झारखंड में नई मतदाता सूची जारी नहीं हो सकी। तकनीकी कारणों से वोटर लिस्ट का प्रकाशन नहीं हो पाया। चुनाव आयोग अब 21 जनवरी को इसका प्रकाशन करेगा। इसके आधार पर लोकसभा चुनाव होंगे। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महादेव धान ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति मिल जाने के बाद अब नई मतदाता सूची 21 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। आज वोटर लिस्ट फाइनल पब्लिकेशन का डेट था, जो हम लोग के रिक्वेस्ट पर अब 21 जनवरी को पब्लिकेशन होगा। तकनीकी कुछ अपलोडिंग सब नहीं हो पाया है और कुछ अपडेशन नहीं हो पाया है नेट में। सीएम रघुवरदास ने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स और उसके आवासीय परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। रिम्स के निदेशक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही प्रशासन के सहयोग से रिम्स को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और साथ ही साथ रिम्स परिसर में रोगियों को नुकसान पहुंचाने वाले वेंडर को भी बाहर निकाला जाएगा। जैसा मैंने सुना है कि अतिक्रमण पिछले कई वर्षों से लगातार होता आया है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का आदेश भी है और किसी भी मेडिकल कैंपस में अतिक्रमण होने से बहुत सारी सुविधाएं खड़ी होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सफाई सैनिटेशन तक। तो इसका एक पूरा ब्यौरावार बनाया जा रहा है। जितने अतिक्रमण हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। एक बार चिन्हित करके शासन के स्तर पर इसके पर कार्रवाई की जाएगी। रेल यात्रियों की मानसिकता और रेलवे प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा किस तरह जसीडीह जंक्शन के ऑटो चालक भुगत रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। जी, ये जसीडीह जंक्शन है साहब। पर्यटन के लिहाज से देखें तो आसनसोल रेल मंडल का यह जंक्शन रेलवे को हर साल गाढ़ी कमाई देता है और रेलवे की आमदनी में यहाँ के ऑटो चालकों की भूमिका अहम है। बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने वाले यात्री जब यहाँ पहुँचते हैं तो जंक्शन से बाबा मंदिर तक ये ऑटो वाले ही इन्हें वहाँ पहुँचाते हैं। पर इन ऑटो चालकों की समस्या पर शायद रेल प्रशासन का ध्यान नहीं जाता। ऑटो स्टैंड के बीच बने टॉयलेट की गंदगी का मसला हो या स्टैंड के पास जसीडीह जंक्शन का बोर्ड नहीं लगाना, गंदगी और सवालों के बीच ही ये रोजी रोटी चलाते हैं। तो स्टैंड में सबसे पहले यहाँ लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है और शौचालय यहाँ पे जो है इसमें भी मतलब यात्री लोग लैट्रिन कर देते हैं। जितना भी ऑटो चालक है यहाँ दुर्गंध से परेशान है। जसीडीह जंक्शन का आप लोग कहते हैं जसीडीह जंक्शन है, वहाँ से आने देवघर से आने वाले यात्री लोग परेशान थोड़ा वो देख के ऑटो वालों को करते हैं। हमने जब ऑटो चालकों की समस्याओं को जसीडीह जंक्शन के प्रबंधक के पास रखा तो उन्होंने भी माना कि समस्याएं जायज है और भरोसा दिलाया कि सर्कुलेटिंग एरिया में जल्द एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। न्यू सर्कुलेटिंग एरिया में हम लोग का प्रपोजल है एक बड़ा सा सुलभ शौचालय टाइप का, मैंने बहुत जल्दी हम लोग काम उसका शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सावन के पूर्व बन करके तैयार हो जाएगा। रेलवे प्रशासन के इस भरोसे से उम्मीद की जा सकती है कि ऑटो चालकों की समस्याओं के साथ यात्रियों को भी जसीडीह जंक्शन के बाहर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मनीष राज, न्यूज़ 18, देवघर।